नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एग्जाम्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीएड एंट्रेंस 2025 का कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा पोर्शन आज हम कवर करेंगे। 50 नंबर का जो होता है 50 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे PYQ से लिए गए हैं, तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप रीड करिएगा, अच्छे से सॉल्व करिएगा, देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन है संसद द्वारा चयनित उम्मीदवार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के अटॉर्नी जनरल। तो इसका सही आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति पद का कार्यभार जो है वो कौन कौन करता है? वो देखते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तथा अगर कोई कारणों से उपराष्ट्रपति भी वहां पे नहीं होते हैं, ठीक है, अगर उपस्थित नहीं है तो कौन देखेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या उनके भी ना रहने पे उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ठीक है, वो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, राष्ट्रपति के उपलब्ध ना होने पे कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं होता है तो उस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा। अगर उस कंडीशन में अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होंगे तो उसी न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी के से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 दिसंबर, 21 जनवरी, 22 फरवरी या 22 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा 22 मार्च। ये मार्च कर लीजिएगा, 22 मार्च होता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च 1912, ठीक है, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया था। 22 मार्च को बिहार राज्य में सार्वजनिक अवकाश भी होता है। स्कूलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है बिहार दिवस पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, राजस्थान के किस किले में जयमल, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीरों के सम्मान में छतरियां बनाई गई थी, जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अपने प्राण त्याग दिए थे? कौन से थे? ऑप्शन है कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला या रणथंभौर किला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ किला। तो ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान के, देखो राजस्थान में स्थित जो चित्तौड़गढ़ किले में जयमाल एवं कल्ला जैसे सूरवीरों की 2 छतरियां उनके सम्मान में बनवाई गई थी। इनमें प्रथम 4 स्तंभों वाली छतरियां सूरवीर कल्ला की, जबकि 6 स्तंभों वाली छतरी जो है वो सूरवीर जयमल की है। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन है नामदेव, रामानंद, जयदेव या विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे, ठीक है, अग्रदूत थे। इन्होंने ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा था। अगला क्वेश्चन है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन है जमींदारी प्रणाली, इक्तदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, जोतदारी प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? मनसबदारी प्रणाली।
मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ 1575 ईस्वी में किया गया था। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुच्छेद 56(2) में 56(2) के तहत राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र के पहले उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को भी देता है। इसी आधार पर अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। यानी कि 56(2) में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है। और 67 में दिया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अंडमान, श्रीनगर, कन्याकुमारी और लद्दाख। तो इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। विवेकानंद स्मारक शिला, यानी जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से बोलते हैं, उसका नाम है विवेकानंद स्मारक शिला। भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। ठीक है। भारत कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, यहाँ स्थित है। यह स्मारक 500 मीटर की गहराई, यह स्मारक जो है वो 500 मीटर की गहराई पर स्थित है। विवेकानंद स्मारक शिला की स्थापना जो की गई थी वो कब किया गया था? वो 1970 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनामी किसके कारण से होता है? ऑप्शन है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि, निम्न वायुमंडलीय दाब, भूमिगत चट्टानों का अचानक टूटना, तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकना। ठीक है, पानी को तट पर फेंकना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। ठीक है, पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि इसका सही होगा। सुनामी जो है ये एक जापानी शब्द है। अगर पूछा जाए कि सुनामी कौन सा शब्द है तो आप बता सकते हैं कि सुनामी जो है वह जापानी शब्द है। हाँ, जो सू, अब अगर पूछा है सू लिखते कहते हैं तो ये भी आपको बता दें कि सू जो लिखते हैं वो TSU, जिसमें टी साइलेंट होता है और नामी से मिलकर बना होता है। तो सू का अर्थ होता है समुद्र का तट, और नामी का अर्थ होता है लहरें। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन है बाबर। बाबर को मुगल सम्राट का प्रथम शासक माना जाता है। ये बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? ऑप्शन है कपूरथला, दतिया, नागदा या बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है कपूरथला। कपूरथला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला शहर है। अगला है रामपंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। ऑप्शन है चैतन्य, वल्लभाचार्य, तुलसीदास या निम्बारक। तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? तुलसीदास। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इनका जन्म अगर पूछा जाए कि तुलसीदास जी की जन्म कब हुआ था तो 1532 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। तुलसीदास जी जो थे वो अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। अब इनकी पूछा जाए इनकी रचनाएं भी हम आपको बता दें तो इनकी रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अगला है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विद्रोह दिवस, शहीद दिवस, विरोध दिवस या श्रद्धांजलि दिवस।
तो इसका सही आंसर होगा शहीद दिवस। शहीद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को भारतीय इतिहास में दर्ज है सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण घटना थी। वर्ष 1931 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दी गई थी। पूछ सकता है कि 23 मार्च को किसको किसको फांसी दी गई थी, तो आप वहां पे बता सकते हैं कि किसको किसको। एक भगत सिंह थे, भगत सिंह 23 मार्च 1931 को हुआ था। 23 मार्च 1931 भगत सिंह को हुआ था। इसके अलावा राजगुरु थे और सुखदेव थे, राजगुरु और सुखदेव। तीन लोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? गंगा। सही आंसर होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगला क्वेश्चन है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को किस चीज का खिताब मिला था, जिसका अर्थ है विश्व विजेता? ऑप्शन क्या है? ये सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, है अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को, हाँ सलीम को के बाद में यहाँ पे आप ये खाली जगह है का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बादशाह, ये जहांपनाह। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर का जन्म जो है वो फतेहपुर सीकरी के राजा भारमल की पुत्री जो है जोधाबाई के घर में हुआ था। सलीम यानी जिसे जहांगीर कहा जाता है, अकबर के 3 पुत्रों में से एक था जो मुगल वंश का चौथा बादशाह बना। सलीम अकबर की मृत्यु के बाद नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के उपनाम से 24 अक्टूबर 1605 को गद्दी पर बैठा था। कब बैठा था? 24 अक्टूबर 1605 को। तो इसका सही ऑप्शन होगा कौन? बादशाह जहांगीर। अगला है, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, क्या है? वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई या चरण सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक, 352 से 360 तक आपातकाल और बंदों के बारे में ही वर्णन होता है वहां पे। तो वहां पे आप जाकर के आप पॉलिटी में एक बार आप 352 से 360 के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। उसमें आपातकाल के बारे में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला या प्रतिनिधित्व करता है? तो मेमोरियल कौन सा शहर है? ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन पे, पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ कौन से संबंध खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था? ऑप्शन है उष्मागतिकी, दर्पण छवियां, रेडियोधर्मिता या एक्सरे। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा रेडियोधर्मिता। पियरे क्यूरी ने हेनरी बेकुरल को अपनी पत्नी मैमी क्यूरी के साथ रेडियोधर्मिता से संबंधित खोजों के लिए 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था। और अगर पूछा जाए कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुरल ने 1896 में की थी। ठीक है, कब किया था? 1896 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक, ठीक है, एक तब होता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उस आय से अधिक होता है तो उधार के पैसे को छोड़कर उत्पन्न होती है। ऑप्शन है चालू खाता घाटा, बजट घाटा, राजस्व घाटा या राजकोषीय घाटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
जब सरकार का कुल आय व्यय उसकी कुल आय की तुलना में अधिक होता है तो इस स्थिति में सरकार के कुल व्यय और कुल आय के अंतर को सरकार का राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए उधार ली गई धनराशि को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? न्यूरॉन सिद्धांत के लिए ऑप्शन है पियरे क्यूरी, सेटियागो, रेमन वाई कैजल, हेनरी मोसली, लुइस अल्वारेज। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सेंटियागो रेमन वॉय केजल। इसका सही आंसर होगा सेंटियागो रेमन वाई केजल को आधुनिक तंत्रिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन है आयात अधिशेष, आयात में कमी, निर्यात में कमी, निर्यात अधिशेष। ये इसका ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा निर्यात अधिशेष। निर्यात अधिशेष। भारत में अंग्रेजी के शासनकाल को औपनिवेशिक काल कहा जाता था जो 1760 से 1947 तक चला। औपनिवेशिक काल में व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रही है। इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसके प्रभाव में देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी के तेल जैसी अनेक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। अगला है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है हवा महल, मातनचेरी पैलेस, लेह पैलेस, मैसूर पैलेस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हवा महल। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक राजसी महल है। सन 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था तथा इसके वास्तुकार जो थे वो लालचंद उस्ता थे। कौन थे? लालचंद उस्ता। ये पूछा जा सकता है कि हवा महल किसने, मतलब वास्तुकार कौन थे हवा महल के? लिख लीजिए लालचंद उस्ता थे। हवा महल में कितनी मंजिला इमारत है? तो हवा महल में 5 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट यानी 50 फीट है, यानी कि करीब ये होगा 15 मीटर। ये होगा करीब 15 मीटर। ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित है। अगला है, अब अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल को मुगल कालीन स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? स्वर्णिम युग। ठीक है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां को विशेष रूप से ताजमहल निर्माण के लिए याद किया जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरा की मोती मस्जिद को भी बनवाया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है योनिशी नदी, अमेजन नदी, नील नदी या यांगत्से नदी। तो इसका सही आंसर होगा, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो यांगत्से है। ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से है। इसे यांगत्से नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई जो है वो 6300 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह नदी जो है तिब्बत के पठार में स्थित है। शिकांग के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर पूर्वी चीन सागर में जाकर मिल जाती है। अगला है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो इसका सही आंसर होगा अकबर। इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर या अकबर महान। नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र था। अकबर का जन्म जो हुआ था
वो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो बेगम के घर से हुआ था। अकबर मात्र 13 वर्ष के ही थे, उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और उसी 13 वर्ष में ही हुमायूं की गद्दी पे ही अकबर को राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो लगभग सभी को पता होगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, वो शाहजहां ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? मुमताज महल के लिए करवाया था। तो ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक अनुपम नमूना है। इसे बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसकी वास्तुकला की शैली जो है वो फारसी, तुर्की, भारतीय व इस्लामी वास्तुकला के घटकों का एक अनोखा मिश्रण है। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। सन 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया। कब किया गया? 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी है वह जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइन नदी, डैन्यूब नदी, अमेजन नदी या वोल्गा नदी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी यूरोप में प्रवाहित होने वाली, ठीक है, डैन्यूब नदी यूरोप में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर लगभग 1725 मील लंबा भाग तय करती है और काला सागर में जाकर के गिर जाती है। अगला है, वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। कौन सा संवैधानिक संशोधन? 84वें संवैधानिक संशोधन, 85, 86, कौन सा संवैधानिक संशोधन था? तो आपको बता दें कि ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, इस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। यह अधिनियम 2009 में संसद में पारित हो गया था और इसे 2010 में लागू कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 21A में वर्ष बच्चों की उम्र क्या थी? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, 2009 में इसे पारित किया गया था, 2010 में इसे लागू कर दिया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA का गठन वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। ऑप्शन है 1921, 22, 30 या 28। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1928। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल आदि प्रमुख जितने भी व्यक्ति थे इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है केटी का बंदरगाह, ग्वादर का बंदरगाह, कराची का बंदरगाह या काशिम का बंदरगाह। तो इसका सही ऑप्शन है कराची का बंदरगाह। कराची का बंदरगाह, कराची का बंदरगाह है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह है। पाकिस्तान के कुल व्यापार का लगभग 60% इस बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह का प्रबंधन पाकिस्तान पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। अगला है शीत निद्रा यानी कि हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? ऑप्शन है बारिश के मौसम में खुद को बचाने के लिए पक्षियों द्वारा निवास स्थान का निर्माण करना यानी घोंसलों का निर्माण करना, पक्षियों में बसंत के समय अति सक्रियता की स्थिति, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति, जानवरों में सर्दियों के लिए गर्मी के मौसम में खाद्य संरक्षण की आदत। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधि की स्थिति। अगला क्वेश्चन है
जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। तो इसमें बताइए कौन सा है? श्रीलंका में है, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान? तो कहाँ पे है जनाकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली? नेपाल की। ठीक है, नेपाल की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। इसे न्यारी समुदाय के लोगों द्वारा किसी स्त्री या पुरुष के 77 साल की आयु या उससे अधिक प्राप्त करने पर संबंधित स्त्री या पुरुष को विशेष सम्मान देकर मनाया जाता है। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है? राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी 1913 या 8 मई 1920। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1919। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने, ठीक है, के रूप में यहाँ पे आप डैश लगा लीजिए। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीज कुरियन, अरविंद केजरीवाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा आचार्य विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी वो 1957 में की गई थी। यह पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में प्रत्येक वर्ष उनके जन्मदिन 31 अगस्त को प्रदान किया जाता है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है गोलार्ध, ध्रुव, देशांतर या अक्षांश। इसका सही ऑप्शन होगा डी, अक्षांश। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी को मापने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। दोनों ध्रुवों को छोड़कर इनकी कुल संख्या जो है 179 है। निम्नलिखित में से कौन एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है? ऑप्शन है एडल्ट, अंडा, लार्वा या प्यूपा। तो इसका सही ऑप्शन होगा प्यूपा। तितलियों के जीवन चक्र में 4 चरण होते हैं। एक अंडा, प्यूपा, वयस्क, इतने होते हैं। प्यूपा चरण एक तितली के काया पलट का तीसरा चरण होता है। ठीक है, बाकी ये जो है अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये चारों उसके तितली के जीवन चक्र के चरण है। ये जीवन चक्र है तितली का जीवन चक्र। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से क्या आशय है? ऑप्शन है बिना जीएसटी के वस्तु की कीमत, उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले वस्तु में पारगमन, पुनर्विक्रय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। निर्माता स्थायी संपत्ति का उपयोग करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 350, 340, 322 या 363। तो बांग्लादेश की संसद को राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद के नाम से भी जाना जाता है। जातीय संसद की कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 350 है, जिसमें 50 सीटें महिलाएं के लिए आरक्षित होती है। कितनी? 50 सीटें महिला के लिए होती है। अगला ऑप्शन है नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? ऑप्शन है 5, 6, 4 या 7। 4, 5, 6 या 7 क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 7। नेपाल देश को 7 प्रांतों में बांटा गया है। नेपाल के नए संविधान जो 20 सितंबर 2015 ईस्वी के अनुसार नेपाल को 7 प्रांतों में बांटा गया था। इस समय वर्तमान में विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति तथा शेर बहादुर देवबा। चलिए, वैसे इसमें ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो बता दें कि इस समय के बता दे रहे हैं कि आखिर कितने हैं। तो इस समय वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी ओली हैं और जो राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि नेपाल के अगर पूछा जाए कितने प्रांत हैं तो 7 प्रांत हैं। वर्तमान में जो इसके पीएम हैं वो है केपी ओली
और इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है रामचंद्र पौडेल। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजा, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है? नेपाल देश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है राणा बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाह देव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीनारायण शाह को होगा, पृथ्वीनारायण शाह होंगे। पृथ्वीनारायण शाह ने के नेतृत्व में नेपाल का एकीकरण किया गया तथा इन्हें नेपाल देश का संस्थापक भी माना जाता है। पृथ्वीनारायण शाह ने 1743 से 1775 तक यहाँ पे शासन भी किया था। अगला है, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ऑप्शन है सिंधी, बलूच, पश्तून, बहुअल। तो इसका सही आंसर होगा पश्तून। वाजरी नृत्य जो है, वाजरी नृत्य पश्तून जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य पाकिस्तान के वजीरिस्तान क्षेत्र में बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, 1920 का खिताब आंदोलन के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है तुर्की, मिस्र। आंदोलन के बाद यहाँ पे जो लिखा जाएगा तो ये कौन सा, किसके खिलाफ किया गया था? तुर्की, मिस्र, अफगानिस्तान या इराक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुर्की। ऑप्शन होगा तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खिलाफ ब्रिटेन के आक्रमण एवं खलीफा के पद को समाप्त किए जाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो 31 अगस्त 1919 में मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में किया गया था। इसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन भी प्राप्त हुआ था। अटल टिंकरिंग लैब्स निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की गई ये पहल है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आयुष मिशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक या नीति आयोग। तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग होगा इसका सही आंसर, नीति आयोग। अटल टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत नीति आयोग द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था देश भर के माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं? ऑप्शन है एकाधिकार, अल्पाधिकार, एक क्रेता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता। तो इसका ऑप्शन सी होगा एक क्रेता बाजार। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कई विक्रेता होते हैं जबकि खरीदार एक ही होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? ऑप्शन है चीन, यूके, जापान या इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा चीन। संसद सदस्यों की संख्या के आधार पर चीनी संसद को दुनिया की सबसे बड़ी संसद माना जाता है। चीन की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन है वी.एस. नायपॉल, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी, नीरज सी चौधरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरज सी चौधरी। अगला है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या केरल। तो आपको इसका सही आंसर होगा केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल के पल्लक्कड़ जिले में है। यह नेशनल पार्क नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया, ये किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1854, 1863, 1894 या 1874। तो ऑप्शन सी होगा 1894 में। महात्मा गांधी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। अगला है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 14 नवंबर 1971, 17 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 1974 या 16 दिसंबर 1971। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 16 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की समाप्ति 16 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के
आत्मसमर्पण के साथ हुआ था? अगला है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? ऑप्शन है पुरंदर की संधि, यांडाबो की संधि, तेतालिया की संधि या सालबाई की संधि। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, यांडाबो की संधि। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध ब्रिटिश इंडिया और तत्कालीन बर्मा राज्य के मध्य 1824 से 1826, कब से? 1824 से 1826 के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध का अंत जो है, इस युद्ध का अंत 1826 को हुंडी यांडाबो की संधि के साथ हुआ था। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है एटा, ओरियोनिस, बेल्टे, लिग्यूस, एलिनियम, रिगेल। तो इसका सही ऑप्शन होगा रिगेल। ओरियन तारामंडल का अन्य नाम कालपुरुष तारामंडल या शिकारी तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को एक बार देख लें, दोबारा आप इसे रिवाइज भी कर लीजिए ताकि आपका कंठस्थ हो जाए और आप एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएँ और आप एक अच्छा विद्यालय पा सकें। तो वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, जब तक आप कंठस्थ ना हो जाएं। सारे वीडियोस को आप अच्छे से देख लें क्योंकि अब डेट आपकी बढ़ गई है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। प्रिपरेशन करने का एक अच्छा मौका मिल गया है। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई भी अगर आपको पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके और भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही क्लोज हों। धन्यवाद।